हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फरमान खान बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री पर। देखिए फ्रेंड्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है। आज का हमारा टॉपिक है पादप रोग प्रबंधन के सामान्य सिद्धांत। आज की हम इस वीडियो में ये पढ़ेंगे कि जो पादपों में होने वाले रोग हैं उनका नियंत्रण किस प्रकार से कर सकते हैं, या पादपों को रोगों से किस प्रकार बचाया जा सकता है, उसके जो सामान्य सिद्धांत है उसके बारे में आज हम डिटेल से स्टडी करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, ठीक है। इससे पिछली वाली जो वीडियो थी हमारी, उसके अंदर हमने क्या किया था, उसके अंदर हमने पादपों में होने वाले विभिन्न रोग और उन रोगों के लक्षण और उन रोगों के रोगजनक के बारे में पढ़ा था। अगर आपने इससे पिछली वाली वीडियो नहीं देखी तो आप इससे वाली पिछली वाली वीडियो जाकर यूट्यूब की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या मैं इस वीडियो के लास्ट में क्या करूँगा, उस जो वीडियो का लिंक है वो डाल दूंगा, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। आप पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद इन वीडियो को देखेंगे तो आपको ये वीडियो और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो हमने पादप रोग प्रबंधन के सामान्य सिद्धांत तो जो थे, इनके बारे में ये बेसिक बात कर ली थी कि पादप रोग प्रबंधन का मतलब क्या होता है, पादप रोग प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। हमने आज यहाँ से स्टार्ट करना है। देखिए ये कि सब यहाँ से हमारे को स्टार्ट करना है। देखिए, जो सर्वप्रथम वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हेडजेल, उन्होंने क्या किया, उसने पादप रोग नियंत्रण के सिद्धांतों को चार भागों में बांट दिया। उसने ये बताया कि पादप में जो रोगों का नियंत्रण है वो सामान्यतः चार सिद्धांतों द्वारा कर सकते हैं। पहला बहिष्करण द्वारा कर सकते हैं, अभी हम जानेंगे बहिष्करण किसे कहते हैं। दूसरा उन्मूलन के द्वारा कर सकते हैं, तीसरा बचाव के द्वारा कर सकते हैं, और चौथा प्रतिरक्षण। ये चार सिद्धांत दिए पहले उन्होंने, मतलब पादप रोग प्रबंधन के सिद्धांतों को चार भाग में बांट दिया: बहिष्करण, उन्मूलन, बचाव और प्रतिरक्षण। उसके बाद जैसे जैसे क्या हुआ भाई, पादप रोग प्रबंधन का विकास हुआ, इस क्षेत्र में उन्नति आई, नए नए उपाय आए। तो नए नए उपाय जब आए तो बाद में दो सिद्धांतों को और शामिल कर लिया गया। पहले चार थे पादप रोग प्रबंधन के सिद्धांत, बाद में दो नए सिद्धांत इसमें और जुड़ गए। इस प्रकार वर्तमान समय में टोटल कितने हो गए, छह सिद्धांत हो गए हैं। देखिए, लेकिन पादप रोग प्रबंधन में उन्नति और नए विकास किए गए उपायों को स्थान देने के लिए इनमें दो और सिद्धांत, परिवर्जन और उपचार, को भी अपना लिया गया। ठीक है, इस प्रकार टोटल क्या हो गया, पादप रोग प्रबंधन के अंदर छह सिद्धांत हो गए। पहला हो गया परिवर्जन, दूसरा बहिष्करण, तीसरा उन्मूलन, चौथा बचाव, पांचवा प्रतिरोधकता और छठा उपचार। ये है। अब इन हम इनके बारे में, सारों के बारे में, एक एक के बारे में डिटेल से जानेंगे। मैं आपको बड़े सिंपल और आसान तरीके से समझाऊंगा, आसान भाषा में, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए, बात करते हैं सबसे पहले हम परिवर्जन के बारे में कि परिवर्जन क्या होता है। देखिए, परिवर्जन के अंदर के अपने क्या करेंगे, इसके अंदर अपने ऐसा कोई तरीका अपनाएंगे कि रोगजनक जो है वो पादप के संपर्क में ही ना आ पाए। दोबारा सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने बोला परिवर्जन या अवॉइडेंस के अंदर अपने क्या कर देते हैं, इस तरीके का उपाय अपनाते हैं जिसके द्वारा जो रोगजनक है वो परपोषी पौधे के संपर्क में ना आए। अब ऐसा कैसे हो सकता है, अपने मान लीजिए बुआई का समय कुछ आगे या कुछ बाद में कर दें तो क्या होगा, रोगजनक जो होगा वो क्या होगा, परपोषी पौधे के संपर्क में नहीं आएगा। देखो, हर रोगजनक होता है एक निश्चित टाइम पर ही क्या करता है, फसलों को नुकसान पहुंचाता है। ऐसे नहीं कभी भी कोई भी रोगजनक फसलों को नुकसान पहुंचेगा, नहीं भाई। जैसे ग्रीष्म काल में आप देखेंगे तो गेहूं पर क्या लगती है, रोली। जो रोली रोग लगता है वो एक निश्चित माह के अंदर अंतर्गत रखता है, समझ में आ रही है। हर रोगजनक का एक प्रतिकूल, हर रोगजनक को एक अनुकूल वातावरण चाहिए। जब वो अनुकूल वातावरण आता है तभी वो क्या करता है, संक्रमण करता है। तो अपने क्या करेंगे, उसके अनुकूल समय से बुआई या तो पहले कर देंगे या बुआई बाद में कर देंगे, जिससे क्या हो, रोगजनक जो हो परपोषी पौधे के संपर्क में ना आए। देखिए, दूसरा क्या हो सकता है, देखिए कि इसके अलावा और भी बहुत सारे उपाय होते हैं, हम बात करते हैं। देखो, इस सिद्धांत के अंतर्गत रोग प्रबंधन के वे उपाय आते हैं जिसके द्वारा परपोषी पौधे को रोगजनक के संपर्क में आने से बचाया जाता है। जैसे भौगोलिक क्षेत्र का चुनाव करना, अपने ऐसा भौगोलिक क्षेत्र करेंगे कि उसमें क्या हो, उस फसल में लगने वाला वो रोगजनक ही ना हो। समझ में आ रही है मेरी बात। दूसरा, खेत का चयन भी इस प्रकार से करेंगे। बुआई के समय बुआई के समय का चुनाव, कि बुआई कब करनी चाहिए, सही टाइम पे, ताकि उस रोगजनक के अनुकूल वातावरण ना हो। समझ में आ रही है मेरी बात। किस्मों का चुनाव करना चाहिए अपने को, बेहतर किस्मों का चुनाव करना चाहिए जिसमें क्या हो, उस रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता हो। समझ में आ रही है मेरी बात। तो इन सारे उपायों द्वारा हम क्या करेंगे, रोगजनक को
परपोषी के संपर्क में आने से ही क्या कर देंगे, बचा लेंगे। तो जाहिर सी बात है, अब जब रोगजनक ही परपोषी पौधा के संपर्क में नहीं आएगा तो रोग भी नहीं होगा। दूसरा देखते हैं बहिष्करण, एक्सक्लूजन। बहिष्करण क्या होता है भाई? बहिष्करण होता है किसी चीज़ का बहिष्कार करना, पहले से पहले ही बाहर निकाल देना, उस चीज़ को स्वीकार ना करना। तो बहिष्करण में भी अपने इसी तरीके से करेंगे। मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ बहिष्करण का मतलब क्या होता है। देखिए ये दो क्षेत्र हैं, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए ये क्षेत्र ए है, ये क्या है, क्षेत्र ए, और ये क्या है, क्षेत्र बी। क्षेत्र बी, मान लीजिए यहाँ पर मैं उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूँ। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पर नींबू का कैंकर रोग है। क्षेत्र ए में नींबू का मान लीजिए कैंकर रोग है, कैंकर रोग, ठीक है। इस क्षेत्र में ये रोग कभी नहीं प्रकट हुआ भाई, इस क्षेत्र में ये रोग है ही नहीं। समझ में आ रही है मेरी बात? तो अपने क्या करेंगे, इस रोग को इस क्षेत्र में स्थापित होने से रोकेंगे। समझ में आ रही है? हम ये चाहेंगे कि ये जो नींबू का कैंकर रोग है ये जहाँ पे है वहीं पे रहे, ये इस नए क्षेत्र में ना पाए। तो क्या होना, किसी रोगजनक या किसी रोग को नए क्षेत्र में स्थापित होने से रोकने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं, बहिष्करण बोलते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? ये देखिए, पता लगा आपको? अब मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इस सिद्धांत के अंतर्गत वे उपाय आते हैं जिसके द्वारा किसी बाह्य रोग को नए क्षेत्र में प्रवेश करने से या स्थापित होने से रोका जाता है। मतलब इसके अंदर अपने वो उपाय करते हैं कि कोई नया रोग किसी नए क्षेत्र में ना जा पाए। समझ में आ रही है मेरी बात? जहाँ पर वो रोग पहले नहीं है उस क्षेत्र में जाने से उसे रोका जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बढ़िया सा उदाहरण देता हूँ। जैसे कोरोना का टाइम चल रहा है तो आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। ये मान लीजिए हम बात करते हैं, ये मान लीजिए दिल्ली है, ये मान लीजिए दिल्ली है, और ये हम कोई और अदर स्टेट ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया राजस्थान। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ मैं आपको, मान लीजिए यहाँ दिल्ली में कोरोना रोग चल रहा है, राजस्थान में एक भी मरीज नहीं है। तो अब सरकार ने क्या कर दिया था भाई, जिन क्षेत्रों में, अगर आपको याद हो कुछ टाइम पहले, जिन क्षेत्रों में कोरोना के केस नहीं थे वो एरिया पूरी तरीके से गवर्नमेंट ने बंद कर दी थी, और लोगों के एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करने पर पाबंदी लगा दी थी, जाने पर। क्यों लगाई थी भाई पाबंदी? वो पाबंदी इसलिए लगाई थी ताकि ये जो रोग है उन क्षेत्रों में तो कम से कम ना फैले जहां पर ये पहले से नहीं है। समझ में आ रही है मेरा? तो उसी को तो क्या बोलते हैं, बहिष्करण बोलते हैं। अब देखिए, किसी बाह्य रोग को नए क्षेत्र में प्रवेश या स्थापित होने से रोका जाता है जहां पर वो पहले से विद्यमान नहीं है। अब बहिष्करण के अंदर कौन कौन से उपाय अपनाते हैं देखना। रोगजनक के बहिष्करण के उपायों में पादप संगरोध किया जाता है। पादप संगरोध के बारे में हम जानेंगे क्या होता है डिटेल से, कि पादप संगरोध के अंदर हम क्या करते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में, या मतलब भारत के एक राज्य से दूसरे राज्य में या विदेश से भारत में क्या करते हैं, पादप व पादप सामग्रियों के आयात पर क्या लगा देते हैं, प्रतिबंध लगा देते हैं। मतलब क्या कर देते हैं पादप संगरोध के अंदर, कि बाहर से कोई भी चीज़ भारत में नहीं आएगी। समझ में आ रही है मेरी बात? और भारत के एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई भी चीज़ जो होगी, पादप या पादप सामग्री होगी या कृषि से संबंधित कोई भी क्या होगी, सामग्री होगी, उसके आवाजाही पर क्या लगा देता है, प्रतिबंध लगा देता है, ताकि रोग ना फैले। मैं अभी समझाऊंगा आपको बहुत बड़े तरीके से। बीज प्रमाणीकरण, कि प्रमाणित बीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर मान लीजिए अपनों ने ऐसे ही बिना प्रमाणित बीज ले लिए, हो सकता है उन बीजों के अंदर कोई रोगजनक हो, और जब आप उसको नए क्षेत्र में लेकर प्रयोग करेंगे तो वो रोग उस क्षेत्र में भी फैल जाएगा। फसल निरीक्षण, रोगजनक मुक्त रोपण सामग्री। अपने को जो रोपण सामग्री लेनी चाहिए, कि जो वो क्या होनी चाहिए, रोग मुक्त होनी चाहिए टोटली। ये सारे उपाय करके हम क्या कर सकते हैं, बहिष्करण कर सकते हैं। अब देखिए आ गया प्लांट क्वारंटाइन या पादप संगरोध क्या होता है। देखो ढंग से समझिएगा इसको, देखना कि नए क्षेत्रों में पादप नाशक जीवों एवं रोगों का स्थापित होने में विलंब के लिए या बहिष्करण, फैलाव एवं निरोध के उद्देश्य से कृषि वस्तुओं के आवागमन पर कानूनी प्रबंध क्या लगाना होता है, संगरोध कहलाता है। कि क्या है इसको समझिए, कि नए क्षेत्र में कोई नाशक जीव ना फैल पाए, पादपों को नुकसान पहुंचाने वाला जीव, कोई रोग स्थापित ना हो पाए, है ना, या फिर कुछ समय के लिए हम क्या कर सकें, उस चीज़ को रोक सकें। या बहिष्करण के लिए क्या करते हैं, या क्या कर सकते हैं, आंतरिक फैलाव ना हो पाए भी रोग का, फैलाव एवं निरोध के उद्देश्य से क्या करते हैं भाई, सरकार क्या करती है, कृषि वस्तुओं के आवागमन पर कानूनी प्रबंध लगा देती है।
कि भारत में या तो विदेश से भारत में कोई चीज़ नहीं आएगी, कोई भी पादप या पादप सामग्री नहीं आ पाएगी, या भारत के एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई भी पादप सामग्री नहीं जा पाएगी। क्यों ऐसा इसलिए करते हैं कि बाहर से कोई रोग भारत में ना आ जाए, इसलिए विदेश से आने वाली क्या होते हैं पादप सामग्रियों पर क्या लगाए जाते हैं, प्रतिबंध लगा देते हैं। और अगर मान लो बाई चांस बाहर से गलती से कोई क्या आप गई रोग या रोगजनक आ भी गया, तो उसका भारत के अंदर फैलाव ना हो, मतलब एक भारत के अंदर ना फैले, इसलिए कर देते हैं राज्यों के एक राज्य से दूसरे राज्य में आवाजाही पर भी उस पादप व पादप सामग्री के क्या लगा देते हैं, प्रतिबंध लगा देते हैं। अब देखिए पादप संगरोध महत्व को ध्यान में रखते हुए सन 1914 में भारत सरकार द्वारा विनाशी कीट एवं नाशक जीव अधिनियम DIPA, बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट, कई बार ये एग्जाम में भी पूछा गया है, ठीक है ना, याद रखना। DIPA क्या है भाई, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट है भाई, ठीक है ना। और कब दिया गया है, 1914 में, ठीक है ना, इसको पारित किया गया। इस नियम के अंतर्गत DIPA एक्ट के अंदर होता क्या है, देखना DIPA एक्ट के अंदर क्या होता है, देखो इसके अंदर क्या होता है, इस अधिनियम के तहत भारत में विदेशों से तथा देश के अंदर एक राज्य से दूसरे राज्य पर विभिन्न पादप सामग्रियों के आयात पर प्रतिबंध लगा देते हैं। वही बात भाई मैंने जो आपको बताई अभी, कि विदेशों से भारत में और भारत के एक राज्य से दूसरे राज्यों में क्या लगा देते हैं, पादप और पादप सामग्री के आयात पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, ताकि संभावित हानिकारक विदेशी कीट रोगजनक व अन्य नाशक जीवों के भारत में प्रवेश करने तथा आंतरिक फैलाव के विरुद्ध उपयुक्त उपायों को अपनाकर भविष्य के संकट से बचा जा सके। ठीक है, कि मतलब भारत में नए नाशक जीव, नाशक कीट या रोग का क्या ना हो, प्रवेश ना हो, अगर हो भी जाए तो उसका फैलाव ना हो। अब देखिए आपको कुछ एक मैं बातें बताऊंगा इंपॉर्टेंट, कि किस किस चीज़ पर प्रतिबंध लगा रखा है। जैसे अभी हम पढ़ेंगे फिलीपींस और फिजी और जो ऑस्ट्रेलिया होता है, वहाँ से भारत में गन्नों के आयात पर प्रतिबंध है। अभी समझ में आ रही है मेरी बात? ये देखो अभी अपने पढ़ेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखना, भारत में गन्ने को फिजी, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस इत्यादि देश से मंगवाने पर प्रतिबंध है। कोई ऐसा रोग होगा गन्ने का जो भारत चाहता है भी यहाँ पे ना फैले, इसलिए क्या लगा रखे हैं, गन्नों पर क्या लगा था, प्रतिबंध लगा रखे हैं इन 3 देशों से। अब देखिए इसी प्रकार घरेलू पादप संगरोध के तहत, ठीक है, घरेलू पादप संगरोध के तहत क्या कर रखा है, आलू के कंदों को आलू के मस्सा रोग के डर से दार्जिलिंग से दूसरे राज्यों में ले जाने पर क्या लगा रखा है, प्रतिबंध लगा रखा है। याद रखिए आलू के कंदों को दार्जिलिंग से आप किसी और अदर राज्य में नहीं लेके जा सकते, ठीक है ना, उसका कारण ये है आलू का मस्सा रोग, ठीक है। दूसरा इसी के प्रकार आलू के स्वर्णिम सूत्रकृमि या गोल्डन निमेटोड के डर से आलू के कंदों को नीलगिरी मतलब तमिलनाडु से अन्य राज्यों में लाने पर प्रतिबंध है, तमिलनाडु से दूसरे राज्यों में आलू नहीं लेके जा सकते आलू के कंद। इसी प्रकार केले के शीर्ष गुच्छ रोग के कारण केले को बिहार, समझ रहे मेरी बात, या बिहार, तमिलनाडु और भी बहुत सारे राज्य हैं जहाँ से लाने पर क्या कर रखा है, प्रतिबंध कर रखा है। देखिए कि पौधे के सभी भागों को देखिएगा, असम, केरल, उड़ीसा, बिहार एवं पश्चिम बंगाल से अन्य राज्यों में ले जाने पर क्या कर रहा है, ले जाना वर्जित कर रखा है, बैन लगा रखा है, ताकि ये रोग वहाँ ना पहुँचे जहाँ पर ये पहले से नहीं है। तो ये बचाव था। अभी अब वो बात करते हैं उन्मूलन। उन्मूलन के अंदर क्या करते हैं भाई, बड़ा सिंपल से उन्मूलन समझना। उन्मूलन कब किया जाता है भाई, उन्मूलन तब किया जाता है, मान लीजिए जब रोगजनक किसी क्षेत्र में स्थापित हो जाता है, जब कोई रोग या रोगजनक किसी क्षेत्र में स्थापित हो गया, अब उस क्षेत्र से उस रोग को हटाना है, तब उसके लिए क्या किया जाता है, उन्मूलन किया जाता है, ठीक है। इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या करते हैं, वह उपाय आते हैं जिसके द्वारा किसी क्षेत्र में रोगजनक के स्थापित हो जाने के बाद उसको उस क्षेत्र से हटाया जाता है। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, अब देखना, जैसे कि कृषि विधियां, भौतिक विधियों, जैविक विधियों एवं रासायनिक विधियों के द्वारा, ये था उन्मूलन, ठीक है। उन्मूलन में क्या करेंगे, अपने किसी क्षेत्र में अगर मान लीजिए, पहले तो क्या करते हैं, बहिष्करण ही किया जाता है कि कोई रोगजनक क्या ना हो भाई, किसी क्षेत्र में स्थापित ना हो भाई, अगर हो गया तो उसके बाद क्या करते हैं, उन्मूलन करते हैं। अब आ गया रक्षण या बचाव। रक्षण या बचाव में क्या करेंगे भाई, अपने देखना कि पौधे को संक्रमित होने से पहले ही उसका क्या कर देते हैं, उपाय कर देना,
क्या कहलाता है, बचाव कहलाता है। देखिए क्या क्या है, दोबारा देखिए, इसमें अपने क्या करते हैं, पौधे को संक्रमित या रोगग्रस्त होने से पहले ही बचाने के उपाय का रक्षण या बचाव कहलाता है। मतलब किसी चीज को, किसी चीज में रोग लगने से पहले ही उसका उपाय कर देना कि हाँ भविष्य में इसमें रोग ना लग पाए, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, बचाव कहते हैं। देखिए कि पौधे को संक्रमण या रोगग्रस्त होने से पहले क्या करना भी, रोगग्रस्त होने से पहले ही बचाने के उपायों को रक्षण या बचाव कहते हैं। जैसे कि बीजों को उपचारित करना, कि बुआई से पहले अपने क्या करते हैं, बीज को उपचारित करते हैं ताकि क्या ना लग पाए भाई, जो रोग है वो ना लग पाए या रोगजनक का आक्रमण कम से कम हो। रासायनिक छिड़काव या बुरकाव करना भी, फसलों पर छिड़काव करते हैं ना अपने, स्प्रे वगैरह, ये बाकी जो भी चीज़ें हैं, डस्टिंग वगैरह करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, पहले ही क्या कर लेता है अपने, छिड़काव वगैरह डस्टिंग वगैरह कर लेते हैं, जिससे क्या हो, रोग पौधों में या परपोषी पादप पर ना लग पाए। वातावरणीय बदलाव के द्वारा, जैसे बुआई व कटाई के समय में बदलाव करना, पौध घरों के पर्यावरण में बदलाव करना, इसके द्वारा भी क्या कर सकते हैं, अपने रक्षण या बचाव कर सकते हैं। अब देखना प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता में क्या करेंगे अभी अपने, प्रतिरोधकता में अपने क्या करेंगे, पादप को इस लायक बना देते हैं। प्रतिरोधकता के अंदर देखिएगा, प्रतिरोधकता में पादप को इस लायक बना दिया जाता है कि वो पादप उस रोग के प्रति क्या कर सके, लड़ सके, क्या उस रोगजनक के प्रति क्या कर सके, लड़ सके, उसे बोलते हैं प्रतिरोधकता। इस तरीके से उदाहरण के लिए मैं आपको समझाता हूँ, हमारा अंदर जैसे इम्यूनिटी सिस्टम होता है, प्रतिरक्षा तंत्र होता है, समझ ये वो क्या करता है, रोगों से बचाता है। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, पादपों के अंदर इम्यूनिटी उत्पन्न कर देते हैं, पादपों के अंदर प्रतिरोधकता उत्पन्न कर देते हैं, समझ में आ रही है, जिससे पादप जो होता है खुद रोग से लड़ पाता है। देखिए पौधों में रोग के संक्रमण एवं विकास के प्रतिरोध के विरुद्ध प्रतिरोध उत्पन्न करना प्रतिरोधकता कहलाती है। इसके अंतर्गत प्रपोषी पादप को दृढ़ बनाकर उसमें ऐसे गुण उत्पन्न कर दिए जाते हैं जिससे कि वह स्वयं अपने प्रयासों से अपनी रक्षा कर सके। इस प्रतिरोधकता उत्पन्न करने के लिए अपने किस किस का चीज का इस्तेमाल करते हैं, हम देखेंगे, संकरण कराया जाता है, अभी हमारी चयन कराया जाता है, और क्या करते हैं, उत्परिवर्तन या अनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा प्रजातियां विकसित करना। हम अनुवांशिक इंजीनियरिंग के बारे में दूसरे पार्ट में डिटेल से पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा अनुवांशिक इंजीनियरिंग क्या आती है। इसमें हम पढ़ेंगे कि डीएनए जो होता है या जीन को किसी दूसरे पादप या किसी दूसरे जीव के अंदर स्थानांतरित करके उसके अंदर नए लक्षण उत्पन्न किए जाते हैं, ठीक है, जिससे पादप एक या एक से अधिक रोग जनकों के प्रति क्या हो जाता है, प्रतिरोध उसमें उत्पन्न हो जाता है। देखो एक तो होती है स्थायी प्रतिरोधकता की, हाँ पौधा हमेशा के लिए क्या होगा भाई, प्रतिरोधकता आ गई है ना। एक होती है अस्थायी प्रतिरोधकता, अस्थायी प्रतिरोधकता कुछ समय के लिए होती है। देखिए अस्थायी प्रतिरोधकता रसायन चिकित्सा या पोषण के द्वारा भी विकसित की जा सकती है। अब लास्ट हम हमारा देखते हैं उपचार। उपचार का क्या होता है भी, कि रोगी पौधे का इलाज करना या रोग की तीव्रता को कम करना उपचार कहलाता है, ठीक है। जैसे हम भी जब बीमार हो जाते हैं तब उपचार करवाते हैं ना, वही बात है कि रोगी पौधे का इलाज, याद रखिए भी, रसायन चिकित्सा या कीमोथेरेपी द्वारा कर सकते हैं, थर्मोथेरेपी यानी कि उष्मा चिकित्सा द्वारा कर सकते हैं, काट छाट के द्वारा कर सकते हैं, और शल्य चिकित्सा के द्वारा कर सकते हैं। तो ये हमारे पादप रोग प्रबंधन के सिद्धांत थे, ठीक है, जिनके बारे में हमने आज डिटेल से पढ़ा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गएंगी। अब हम अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं। देखिए ये हमारा लास्ट टॉपिक है भाई, पादप रोगों का वर्गीकरण। इसमें हम क्या करेंगे, पादपों में लगने वाले जो रोग होते हैं उनको विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत करेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात। देखिए कि इसके अंदर हम क्या करेंगे, पादप रोगों का वर्गीकरण करेंगे। देखिए मतलब हम क्या करेंगे, पादप रोगों का अलग अलग आधार पर वर्गीकरण करेंगे। जैसे रोग कारकों के आधार पर करेंगे, ऋतुओं के आधार पर करेंगे, फसलों के आधार पर रोगों का वर्गीकरण करेंगे, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं, वो कितना, मतलब रोग कितना का क्या हो सकता है भी हानिकारक होता है, उसके आधार पर भी हम क्या करेंगे, रोग की संक्रमणता के आधार पर भी हम क्या करेंगे, रोगों का वर्गीकरण करेंगे। मतलब 4 आधारों पर आपकी किताब में 4 से 5 आधारों पर क्या कर रखा है, रोगों का वर्गीकरण कर रखा है। तो देखिए पादप रोगों का अध्ययन को सरल बनाने के लिए उनको एक निश्चित क्रम में समूह बनाना आवश्यक होता है। पादप रोगों के सही पहचान तथा उनका सटीक नियंत्रण के लिए वर्गीकरण करना आवश्यक होता है। तो देखिए ये तो बस ऐसे ही बता रखा है आपके। अब देखिए मेन जो है हमारा ये यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहला जो आपके रोगों का वर्गीकरण कर रखा है वो कर रखा है रोग कारकों के आधार पर। इस पे ध्यान दीजिएगा।
सबसे पहला जो आपका वर्गीकरण कर रखा है रोगों का, पादपों में होने वाले रोगों का वर्गीकरण सबसे पहले किसके आधार पर कर रखा है? रोग कारकों के आधार पर कर रखा है। तो देखिए, रोग को उत्पन्न करने देखो, रोग को उत्पन्न करने वाले रोग कारकों के अनुसार पादप रोगों का वर्गीकरण करना सबसे अधिक उपयोगी होता है। इसका सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि इससे रोग के कारण का पता होने के साथ साथ क्या कर सकते हैं अपने, देखना के साथ साथ संभव विकास एवं फैलाव का भी ज्ञान हो जाता है और रोग नियंत्रण के उचित उपायों को भी सुझाया जा सकता है। अब देखिए भाई, मतलब पादपों को रोग कारकों के आधार पर वर्गीकरण करना सबसे ज़्यादा लाभदायक होता है। इससे होता क्या? इससे होता ये है कि हमारे को ये चीज़ें पता लग जाती हैं कि ये रोग किसके द्वारा हो रहा है। देखिए, थोड़ा मैं ज़्यादा छोटा हो जाएगा, चलो इतना कर लेते हैं एक बार। अब देखिए, रोग कारकों के आधार पर रोगों का वर्गीकरण। तो देखिए, रोग कारक तीन प्रकार के हो सकते हैं। रोग कारक क्या होते हैं मैं आपको बताया, तो हमने अलग ही ऊपर पढ़ा है। जो जीव रोग उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? रोग कारक बोलते हैं। तो तीन प्रकार के रोग कारक हो सकते हैं। एक तो जो का जीवित हो, दूसरे क्या हो? अजीवित हो, और तीसरे क्या हो? मध्य जीवित हो, मतलब आधे जीवित हो आधे मृत हो, इस हिसाब से, ठीक है। उन्हें बोलते हैं मध्य जीवित रोग कारक। तो जीवित रोग कारक क्या हो सकते हैं? जैसे कवक हो सकते हैं। अभी समझ में आ रही है मेरी बात? कवक क्या हो सकते हैं? जीवित, मतलब कवक जीवित रोग कारक है। भाई अपने को पता है कवक जीवित होता है। कवक के द्वारा उत्पन्न कौन कौन से रोग उत्पन्न किए जाते हैं आपको याद रहना, जैसे गेहूं का रोली रोग। इसके अलावा अभी हमने बहुत सारे पढ़े थे, अभी गेहूं का रोली हो गया, और भी बहुत सारे अलग अलग रोग होते हैं, ठीक है। अमरूद का जैसे मलानी रोग हो गया, ठीक है। बेर का अच्छा अच्छा या मलानी रोग हो गया, अमरूद का मलानी रोग हो गया, और क्या होता है? सरसों का रोली रोग हो गया। ये सारे कवकों के द्वारा होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, जीवाणु भी क्या है? जीवित जीव होते हैं, भी आपको पता है। तो जीवाणु भी क्या होंगे? जीवित रोग जनकों में आएंगे, ठीक है ना। जीवाणु भी रोग जनक होते हैं। और जीवाणु द्वारा कौन सा रोग उत्पन्न किया जाता है? नींबू का कैंकर रोग। इसके अलावा आप अमरूद का मलानी रोग भी लिख सकते हैं, आपने पढ़ा था, जो सबसे पहले खोजा गया, जीवाणु द्वारा खोजा गया सबसे पहले जो रोग था पादपों में, वो था अमरूद का मलानी रोग। तो वो भी आप लिख सकते हैं। तीसरा, शैवाल। शैवाल के बारे में आप जानते हैं, शैवाल पादप ही होते हैं अभी। तो शैवाल भी, कुछ शैवाल रोग उत्पन्न करते हैं। शैवालों द्वारा कौन सा रोग उत्पन्न किया था? चाय का लाल रोली रोग। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आपसे पूछ सकता है भाई, एक नंबर का क्वेश्चन। शैवालों द्वारा उत्पन्न किए जाने वाला रोग, चाय का रोली रोग, या ये सारी चीजें, ठीक है। अब आगे देखें, देखो, अब अगला जो है, अब वो आ गया प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न रोग। प्रोटोजोआ क्या होते हैं? सुनना, प्रोटोजोआ क्या होते हैं? एक कोशिकीय जंतु होते हैं। एक कोशिकीय जंतुओं को प्रोटोजोआ बोला जाता है। तो प्रोटोजोआ द्वारा क्या किया जाता है? कॉफी का फ्लोएम उत्तक क्षय रोग उत्पन्न होता है, याद रखिएगा। प्रोटोजोआ भी जीवित होते हैं, ठीक है। इसके अलावा सूत्रकृमियों द्वारा कौन से रोग उत्पन्न होते हैं? सूत्रकृमि हम 9वें पार्ट में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। सूत्रकृमि, निमेटोड, ठीक है। सूत्रकृमियों द्वारा क्या किया जाता है? अभी सब्जियों का जड़ ग्रंथिल रोग या जड़ गांठ रोग सूत्रकृमियों द्वारा होता है, ठीक है ना। फाइटोप्लाज्मा में हमने पढ़ा था भाई, बैंगन का लघुपर्ण रोग पढ़ा था। इसके अलावा क्या पढ़ा था? गन्ने का घासी पररोही रोग था, ठीक है। ये सारे रोग फाइटोप्लाज्मा द्वारा होते हैं। इस प्रकार स्पाइरोप्लाज्मा में देखना भाई, स्पाइरोप्लाज्मा द्वारा क्या होता है? मक्का में स्टंट रोग होता है, ठीक है ना। और परजीवी पुष्पी पौधों द्वारा द्वारा उत्पन्न रोग, जैसे अमरबेल, ठीक है ना। परजीवी पुष्पी द्वारा पादपों द्वारा क्या होता है? उत्पन्न रोग, जैसे अमरबेल रोग उत्पन्न करती है ये। तो ये जितने भी हमने पढ़े सारे क्या थे? जीवित रोग जनक थे, या जीवित रोग जनक थे। अब मध्य जीवी रोग जनक कौन से होते हैं आपको पता है? विषाणु ना जीवित है, ना सजीव होता है, ना निर्जीव होता है, ठीक है। तो विषाणु के बारे में देखते हैं। विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग, विषाणु ये मध्य जीवी है भाई, मध्य जीवी रोग जनक है। समझ में आ रही है मेरी बात? मतलब आधा जीवित है और आधा मृत होता है, इस उसे बोलते हैं मध्य जीवी, ठीक है ना। तो देखिए, मतलब विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग कौन सा होता है? तंबाकू का मोजेक होता है। इसके अलावा बहुत और भी बहुत अलग अलग रोग होते हैं, जैसे पत्ता फूल गोभी का मोजेक रोग होता है, ठीक है ना। और भी होता है, आलू का मोजेक होता है, टमाटर का मोजेक रोग होता है, ठीक है। अब देखिए, वायरोइड द्वारा क्या होता है? आलू का तर्कु कंद रोग, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, जब मैंने आपको वायरोइड करवाया था उसमें अच्छे तरीके से बताया था। अब आ गया अजीवित रोग, देखिएगा, अजीवित कारकों द्वारा, ठीक है। अजीवित कारकों के द्वारा देखिए
कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं? अजीवित कारक बताया तो मैं आपको, अजीवित रोग कारक वो होंगे जो जीवित नहीं होते। समझ में आ रही है? देखो, अजीवित कारकों द्वारा मतलब वो कारक जो जीवित नहीं होंगे। इसके अंदर पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों के बारे में बताया जाता है। देखो, इसके अंदर पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग उत्पन्न कहते हैं, क्योंकि पोषक तत्व निर्जीवी होते हैं, जीवित थोड़ी हैं। देखिए, पोषक तत्वों की कमी से उत्पन्न विकार, जैसे जिंक की कमी से क्या हो जाता है? चावल में खैरा रोग उत्पन्न हो जाता है। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक नंबर के आपको याद रखने। जिंक की कमी से चावल में खैरा रोग हो जाता है। और क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी से कौन क्या हो जाता है? आलू में कृशांत हृदय रोग हो जाता है। ठीक है। इसी प्रकार उच्च तापमान या निम्न तापमान की वजह से क्या हो जाता है? पाला मारना या फलों का सूरज दाग रोग हो जाता है। इसी प्रकार से देखिएगा, वायु प्रदूषण के कारण क्या होता है? वायु प्रदूषण द्वारा क्या होता है? उत्पन्न विकार, जैसे आम का काला शीरा रोग, SO2, CO2 तथा एसिटिलीन के द्वारा, एसिटिलीन ये CO2 और क्या होता है? SO2 के द्वारा क्या होता है? जो आम का क्या होता है? काला शीरा रोग हो जाता है। तो ये जो पहला वर्गीकरण था ये हमने किया था रोग जन्म के आधार पर। अब देखते हैं दूसरा जो हमारा रोग है, क्या? देखिए कि ये देखिए, दूसरा जो हमारा रोग है वो क्या है? एक सेकंड। दूसरा जो हमारा रोग है वो क्या है? कि रोग जो है वो कितने क्षेत्रफल में फैल रहा है, ठीक है ना, या कितने क्षेत्र को नुकसान पहुंचा रहा है। तो क्षेत्रफल, उग्रता और घटना के आधार पर क्या रोगों का वर्गीकरण। दूसरा देखो, ये हम पहला वर्गीकरण हो गया। दूसरा वर्गीकरण हम क्या देख रहे हैं? दूसरा वर्गीकरण हम देख रहे हैं अभी क्षेत्रफल या उग्रता, मतलब कितने क्षेत्रफल में रोग नुकसान पहुंचा रहा है, कितने क्षेत्र को नुकसान पहुंचा रहा है, क्या सारी फसल नुकसान पहुंचा रहा है, क्या थोड़ी बहुत फसल को नुकसान पहुंचा रहा है, और रोग कितना उग्र है, मतलब कितना हानिकारक है, उसके आधार पर। तो इसके आधार पर भी रोगों को किस किस समूह में बांट सकते हैं। तो देखते हैं, पहला पहला होता है कदाचित या छिटपुट रोग। ठीक है। कदाचित या छिटपुट रोग क्या होते हैं भाई? देखो, कदाचित का मतलब होता है कभी कभी। ये रोग जो होते हैं हर बार नहीं लगते भाई, थोड़े थोड़े समय अंतराल बाद, मान लो आज उत्पन्न हो गए, 2 साल बाद फिर हो जाएंगे, 1-2 साल बाद फिर हो जाएंगे। तो वो होते हैं कि वह पादप रोग जो अनियमित अंतरालों पर यदा कदा तथा कहीं कहीं पर थोड़े बहुत उत्पन्न होते हैं भाई। समझ में आ रही है मेरी बात? उन रोगों को क्या बोलते हैं? उन रोगों को कदाचित या छिटपुट रोग बोलते हैं। जैसे उदाहरण का ककड़ी का कोणीय पत्ती धब्बा रोग। क्या भाई? ककड़ी का कोणीय पत्ती धब्बा रोग, ये जो होता है ये क्या होता है आपका? देखिएगा, ये क्या होता है? कदाचित या छिटपुट रोग होता है। समझ में आ रही है मेरी बात? कदाचित या छिटपुट रोग कभी कभी उत्पन्न होते हैं भी। समझ में आ रही है मेरी बात? कोई इनका फिक्स टाइम नहीं होता। हो गया, मान लो इस साल हो गया, हो सकता है 2 साल ना हो, फिर हो जाए, फिर हो जाए, फिर 3 साल ना हो। तो और क्या होगा, ये नुकसान भी बहुत कम पहुंचाते हैं। ठीक है। उसे बोलते हैं कजाचित या छिटपुट रोग। दूसरा देखते हैं स्थानीय रोग। स्थानीय रोग क्या होता है? ऐसा रोग जो किसी एक विशेष स्थान पर ही मिलता है भी। देखो, वह पादप रोग जो एक विशेष स्थान पर स्थायी रूप से मिलता है भाई, सामान्य से लेकर उग्र रूप में उपस्थित रहा, उसे स्थानीय रोग बोलते हैं। मतलब जो एक विशिष्ट स्थान पर ही हो। जैसे अभी हमने आपको याद ऊपर पढ़ा था, दार्जिलिंग में आलू के कंद का मस्सा रोग है, ये सिर्फ दार्जिलिंग में है भाई। ठीक है। और दार्जिलिंग में ही पाया जाता है, उसके अलावा ये कहीं नहीं है। समझ में आ रही है? तो इसे क्या बोलेंगे? स्थानीय रोग बोलेंगे। जैसे कि जो क्या बोलते हैं, तमिलनाडु में अपनों ने पढ़ा था गोल्डन सूत्र कृमि, जो अभी अपनों ने पढ़ा था, गोल्डन सूत्र कृमि के द्वारा होने वाला आलू के कंद में रोग, वो भी स्थानीय रोग का उदाहरण है। समझ में आ रही है? क्योंकि वो भी नीलगिरी या तमिलनाडु में वहीं मिलता है। ठीक है। कि वह पादप रोग जो एक विशेष स्थान पर स्थायी रूप से मिलता है भाई। ऐसा नहीं है कि ये हमें हर बार मिलेगा स्थायी रूप से, पक्का वहाँ फिक्स होता है भी इसका डेरा। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब ये वहीं पर हमेशा रहता है, स्थायी रूप से रहता है। ठीक है। अब देखते हैं आगे तीसरा रोग कौन सा है। तीसरा रोग है, अभी देखिए, जैसे नीचे दे रखा है आलू का गोल्डन सूत्रकृमि तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में। अब देखिए महामारी क्या होता है, महामारी रोग के बारे में बात करते हैं। महामारी क्या होता है कि देखें महामारी क्या होगी। एक सेकेंड, ये देखें, शाबाश। अब देखें महामारी रोग कि महामारी शब्द प्रयोग करते ही मानव के ऐसे रोगों के लिए किया जाता है जिससे बहुत सारे लोग एक साथ उग्र रूप से प्रभावित होते हैं। इसमें महामारी में क्या होता है? बहुत सारे लोग एक साथ बहुत ज़्यादा रूप से प्रभावित होते हैं। लेकिन पौधों में ऐसे रोगों को पादप महामारी तथा पशुओं में ऐसे रोगों को पशु महामारी के नाम से जाना जाता है। जैसे आपको पता है भी, जैसे कोरोना रोग भी एक महामारी के रूप में आया है। इससे बहुत सा कोई 1-2 लोग तो प्रभावित हुए ही नहीं, पूरा विश्व प्रभावित हो रहा है अभी। समझ में आ रही है मेरी बात? तो देखें,
वह रोग जो विस्तृत, देखो वह रोग जो विस्तृत होता है मतलब बहुत ज्यादा होता है और अत्यंत विनाशकारी होता है, विनाशकारी रूप में एक की बड़े क्षेत्र की फसल पर कभी कभी या कुछ अंतराल बाद प्रकट होता है। तो महामारी ऐसा नहीं है हर बार प्रकट होगी, कई वर्षों में एक बार प्रकट होती है और उस क्षेत्र की संपूर्ण फसल को नष्ट कर देती है जहां पर ये प्रकट होती है। वह रोग जो, ये देखो महामारी की परिभाषा दे रखी है, अंडरलाइन कर लेना। वह रोग जो विस्तृत है विनाशकारी रूप से एक बड़े क्षेत्र की फसलों पर कभी कभी या कुछ समय अंतराल बाद प्रकट होता है तथा फसलों को बहुत ज्यादा हानि पहुंचाता है, ऐसे रोगों को क्या बोलते हैं? पादप महामारी रोग कहलाते हैं। ठीक है, जैसे गेहूं का रोली रोग, गन्ने का लाल सड़न रोग, चावल का झोंका रोग और आलू का पछेती झुलसा रोग। जैसे हमने शुरू शुरू में 5वें पार्ट के, अगर आपको याद हो, पढ़ा था आलू का पछेती अंगमारी रोग पढ़ा था, जिसमें क्या होता, आयरलैंड के अंदर आलू की संपूर्ण फसल नष्ट हो गई थी, जिसे आयरस दुर्भिक्ष भी बोलते हैं। इस प्रकार से अपने ने क्या पढ़ा था? बंगाल दुर्भिक्ष भी पढ़ा था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? चावल का भूरापन चित्ती रोग जो था वो भी किसका? महामारी का उदाहरण है। अब देखते हैं हम आगे कि सर्वव्यापी रोग क्या होते हैं। सर्वव्यापी रोग वो होते हैं जो पूरे विश्व में पाए जाते हैं, उन्हें सर्वव्यापी रोग बोलते हैं। ठीक है, कि जब कोई रोग संपूर्ण विश्व या किसी समूचे द्वीप या महाद्वीप पर उग्र रूप से फैल जाता है, या तो पूरे विश्व में हो या किसी द्वीप या किसी महाद्वीप पर हो, जैसे एशिया महाद्वीप या यूरोप महाद्वीप, तथा तब उसे क्या बोलते हैं? तब उसे सर्वव्यापी या देशांतरगामी महामारी रोग बोला जाता है। जैसे आलू का पछेती अंगमारी रोग, गेहूं का अरौली रोग अनुकूल परिस्थितियों में इस रूप से प्रकट होने में सामर्थ्य रखते हैं। भाई समझ में आ रही है मेरी बात? अब देखना, फसलों के आधार पर क्या कर रखा है? रोगों का वर्गीकरण कर रखा है। देखिए ये थोड़ी आज की वीडियो लंबी हो जाएगी बच्चों, क्योंकि मैंने सोचा आज ये चैप्टर पूरा खत्म ही कर देते हैं। पहले मैंने सोचा 2 वीडियो बना देते हैं, फिर मैंने कहा चलो एक वीडियो में इसको खत्म कर देते हैं। अब देखिए, फसलों के आधार पर रोगों का वर्गीकरण कर रखा है। देखो धान्य फसलों में लगने वाले रोगों को क्या बोलेंगे? धान्य फसलों के रोग, जैसे एग्जाम्पल गेहूं का रोली और जौ का कंडवा रोग। तिलहनी फसलों में लगने वाले रोग कौन से होते हैं अभी? ऐसी फसलें जिनसे तिल प्राप्त होता है उन्हें तिलहनी फसलें बोलते हैं। जैसे सरसों का रोली होता है और मूंगफली का टिक्का रोग होता है। ठीक है ना, या पत्ती धब्बा रोग भी बोलते हैं टिक्का रोग को। अब देखना दलहनी फसलों में, मतलब दालों में लगने वाला रोग कौन कौन सा होता है, तो देखिएगा दलहनी फसलों के रोग, चने का उगटा रोग, उगटा होता है, भी मैंने बताया था आपको, उगटा रोग को क्या बोलते हैं? मुरझान रोग भी बोलते हैं। ठीक है, मूंग का पीला मोजेक रोग। अब देखिए सब्जियों में लगने वाला, जैसे आलू का पछेती झुलसा, टमाटर का पर्ण कुंचन, ये आपको याद रहना है। फलों के रोग याद रखते हैं, नींबू का कैंकर रोग, आम का छाछा या अमरूद का छाछा या मलानी रोग भी आप याद रख सकते हैं। सॉरी, अमरूद का मलानी रोग, छाछा रोग तो अलग होता है। ठीक है, अब देखिए फिर बगान देखना भाई, बगानों बगान फसलों के रोग क्या होते हैं? जो मतलब बगानों की वाली फसलों में रोग लगते हैं, जैसे चाय का लाल रोली रोग, अभी अपनों ने ऊपर पढ़ा था, और फ्लोएम का रोली, सॉरी, कॉफी का रोली रोग। ठीक है ना, चाय का रोली रोग अभी अपनों ने ऊपर पढ़ा था। ये जीवित क्या होता है? रोगजन को द्वारा होता है और ये एल्गी द्वारा होता है। ठीक है, अब देखिए औषधि पौधों में के रोग, मतलब औषधि महत्व के जो पौधे होते हैं उनमें कौन कौन से रोग लगते हैं? जैसे ग्वार पाठे का तला गलन रोग, तुलसी का उगटा या मुरझान रोग, ठीक है, या मलानी रोग भी बोलते हैं। अब देखिए आगे देखते हैं अपने, लास्ट 2 रह गए भी, लास्ट 2 आधारों पर अपने को बस वर्गीकरण करना है। अब देखिए पोषण न्यूनता विकार, मतलब कि पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग, कि पौधे की वह प्रकृति जो किसी अजैविक कारकों द्वारा उत्पन्न होती है तथा संक्रमणकारी नहीं होती, उसे विकार बोलते हैं। विकार की परिभाषा बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। विकार क्या होती है? कि देखो विकार क्या होता है? पौधे की वह प्रवृत्ति होती है या प्रकृति होती है जो अजैविक कारकों द्वारा उत्पन्न होती है। अजैविक कारकों का मतलब है भाई पोषक तत्वों की कमी से उत्पन्न होती है तथा ये संक्रमणकारी नहीं होती। संक्रमणकारी का मतलब क्या है भाई? देखो पौधों में जो क्या होता है, जो पोषक तत्वों की कमी से रोग होते हैं वो संक्रमणकारी नहीं होते। संक्रमणकारी का मतलब एक पादप से दूसरे पादप को और नहीं फैलते। समझ में आ रही है मेरी बात? जीवित रोग जन द्वारा जो रोग होते हैं वो संक्रमणकारी होते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? विकार जो होते हैं वो संक्रमण, देखो आपसे रोग और विकार के अंदर लक्षण पूछ सकते हैं, तो याद रखिए रोग जो होते हैं संक्रमणकारी होते हैं, विकार संक्रमणकारी नहीं होते। रोग जो होते हैं वो जीवित या मध्यजीवी रोगजनकों द्वारा उत्पन्न होते हैं, और जो विकार होते हैं वो अजीवित रोगजनकों द्वारा उत्पन्न होते हैं।
तकनीकी रूप में ये विकार होते हैं, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में इनको भी अपने क्या कर देते हैं, अभी इनके लिए भी बीमारी शब्द का इस्तेमाल कर दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कई बार पत्तियां पीली पड़ने लग जाती हैं पौधे, तो उसका कारण ये होता है कि पौधे को प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन नहीं मिल पाती। अब वो रोगजनक द्वारा तो नहीं हो रहा भाई, वो हो रहा है पोषक तत्व की कमी से। तो हम उसे, वो एक दरअसल विकार है भाई, वो बीमारी नहीं है, वो क्या है, विकार। समझ में आ रही है मेरी बात? पर हम नॉर्मल जो आम चाल जो हमारी नॉर्मल जो बोलचाल है उसमें हम क्या कह देते हैं कि पौधे को बीमारी लग गई या पौधा बीमार है, या जो भी बोल देते हैं, ठीक है ना। पर वो दरअसल में विकार है, वो रोग से ग्रसित नहीं होता। जबकि ये देखिए, रोग तो ये देखो मैंने अभी बताया आपको, रोग जो होते हैं वो जैविक या मध्य जैविक कारकों द्वारा जनित होते हैं और ये संक्रमणकारी होते हैं। जबकि विकार जो होते हैं वो संक्रमणकारी नहीं होते, ठीक है ना, मतलब एक पौधे से दूसरे पौधे पर नहीं फैलते, और ये अजैविक कारकों द्वारा उत्पन्न होते हैं। अब देखिए क्या दे रखा है। उम्मीद है आपको विकार और रोग के अंदर अंतर समझ में आ गए होंगे। दो अंतर मैंने बताए थे। वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके या दोबारा से जरूर देख लीजिएगा, जब बड़ा इंपॉर्टेंट है ये जो भी मैं आज आपको टॉपिक करवा रहा हूँ, इस वीडियो को दोबारा जरूर देखिएगा ताकि आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आए। ठीक है, अब देखना, पौधों में विकार मुख्य रूप से प्रतिकूल तापमान, प्रकाश, आर्द्रता, ऑक्सीजन तथा वायुमंडल प्रदूषक तथा पोषक तत्वों की न्यूनता व अधिकता से हो जाते हैं। विकार कब उत्पन्न होते हैं? प्रकाश, आर्द्रता, तापमान, ऑक्सीजन या प्रदूषण या पोषक तत्वों की कमी या अधिकता से हो जाते हैं। जैसे अब आपके कुछ एक उदाहरण दे रखे हैं अभी, मैं आपको बता देता हूँ। मृदा में पोषक तत्वों की कमी अथवा पौधों को मृदा से इनकी उपस्थिति होने पर भी उपलब्ध ना होने के कारण क्या होता है, फसलों में भूख के लक्षण प्रकट होते हैं। मान लीजिए, या अगर या तो मृदा में पोषक तत्व है ही नहीं, अगर मृदा में पोषक तत्व हैं भी और पौधे को नहीं मिल रहे, तो इस वजह से पौधे में भूख के लक्षण प्रकट होते हैं। जैसे अभी ऊपर हमने देखा था कि जिंक की कमी से क्या हो जाता है, धान का खैरा रोग हो जाता है। ये आ रही है मैग्नीज की कमी से जई का धूसर चित्ती रोग हो जाता है। कैल्शियम की कमी से क्या हो जाता है, टमाटर का पुष्पाग्र गलन रोग हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, मोलिब्डेनम की कमी से गोभी का व्हील पेटल रोग हो जाता है। ये कई बार, ये एक बार जेट में भी क्वेश्चन आया हुआ है और ये वार्षिक परीक्षाओं की जो होती हैं बोर्ड की, उनमें भी पूछा गया था। तो ये क्या हो गया, अजैविक कारकों द्वारा होने वाले रोग या पोषक तत्वों की कमी से होने वाले विकार, सॉरी रोग नहीं बोलेंगे, पोषक तत्वों की कमी से होने वाले विकारों के बारे में हमने पढ़ लिया। अब लास्ट जो हमारा रह गया है, इसके बाद चैप्टर खत्म है। देखिए, ऋतुओं के आधार पर रोगों का वर्गीकरण। तो ऋतु विशेष के अनुसार नमी, आर्द्रता तथा तापक्रम में बदलाव के कारण कुछ रोग उत्पन्न हो जाते हैं जो आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं। अब देखिएगा उन्हें क्या बोलते हैं। अब देखिए, दो ऋतुओं के मतलब दो ऋतु में बांट सकते हैं अभी अपने देखना, दो तीन ऋतु में, कि वर्षा ऋतु में होने वाले रोग जैसे बाजरे का मृदुल असहिता, चावल का ब्लास्ट रोग और कपास का जड़ गलन या आद्र गलन रोग। शरद ऋतु में कौन कौन से रोग होते हैं? गेहूं का रोली, आलू का अंगमारी, स्क्लेरोटीनिया जड़ गलन रोग, सरसों का सफ़ेद रोली, जौ का धारीदार रोग, पाला मारना इत्यादि। और ग्रीष्म ऋतु में कौन कौन से रोग होते हैं? जैसे चारकोल सड़न रोग और सूरज दाग रोग। तो ये था रोगों का वर्गीकरण जो हमने कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। 5 आधारों पर हमने रोगों का वर्गीकरण करा, ऋतुओं के आधार पर, पोषक तत्वों की कमी के आधार पर, फसलों के आधार पर, और क्या किया था भाई, उग्रता और क्षेत्रफल के आधार पर, और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने पढ़ा वो पढ़ा था किसके आधार पर भी, रोग जनकों के आधार पर। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। ये हमारा 5th चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, ठीक है। और अगर आपको, तो आज की वीडियो को बच्चों हम यहीं ख़त्म करते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, ठीक है। पर ये आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कोई नया बढ़िया सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको इस चैनल पर डेली एग्रीकल्चर बायोलॉजी और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की वीडियो 11:30 बजे सुबह और 12 बजे सुबह आपको डेली इस चैनल पर मिल जाएंगी, जिससे आप क्या कर सकते हैं, आपकी जो जेट, आईसीआर या बीएचयू की जो भी परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे हैं या 12th के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, 12th बोर्ड के लिए, आप अच्छे तरीके से अपनी स्टडी को क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।